इससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक किया था, तो उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमारे को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3/2 है और ये आपका 4/3 है। हमें पूछा गया है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास नीचे लेना है, वाटर ऊपर, मतलब लिखने का ढंग ऐसे, अदरवाइज आपने ग्लास की वैल्यू ऊपर लेनी है और वाटर की नीचे लेनी है, क्योंकि लिखा गया है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास वाली टर्म ऊपर और वाटर वाली नीचे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा 9/8। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टर्म है वो होती है कि जब आपकी लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, 100% रिफ्लेक्ट बैक। जनरली आपकी जो रिफ्लेक्शन रहती है वो 100% नहीं रहती है। जैसे अगर आप किसी मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करते हो तो वो आपकी 100% नहीं हो सकता है 99% ही हो। 99% आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन 1% कहाँ गई? 1% में कुछ हिस्सा आपका वो मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, उस मिरर से भी बैक साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता तो बहुत कम लेवल पे है, लेकिन फिर भी होता है, हम ये कह सकते हैं। तो मतलब आपकी रिफ्लेक्शन 100% नहीं होती, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं हमारे पास जिसमें आपकी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें प्राइमरी कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर की तरफ को जानी चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वाटर और एयर का मीडियम लिया गया है, ये इंटरफेस हो गया इनका। आपकी जो लाइट है वो डेंसर में, अब जो आपका सोर्स है लाइट का वो डेंसर मीडियम में रखा गया है। जब आपकी लाइट स्ट्रेट नॉर्मली जाती है तो स्ट्रेट निकल जाएगी। किसी एंगल पे इंसिडेंस करते हो तो हमें पढ़ा है कि डेंसर से जब रेयरर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर जाओगे। ठीक है, तो नॉर्मल से परली तरफ दूर की तरफ, ऐसे इस तरफ को मुड़ जाएगी लाइट। और दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट कर रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स वो उनके इंटरफेस पे चलना शुरू कर देगी। इंटरफेस मतलब वो स्पेस, वो सरफेस जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, तो ये इंटरफेस पे चलना शुरू हो गई। ऐसे एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। ठीक है, ऐसा एंगल जिसपे आपकी रिफ्रैक्शन कितनी हो रही है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके अंदर। और तीसरा केस आ रहा है कि जब आपने उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ले लिया तो आपकी लाइट वापस आ गई। ऐसे केस में जो लाइट वापस आती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें 100% आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने समझना है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो इन दोनों मीडियम का। सबका क्रिटिकल एंगल डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इन दो मीडियम का कुछ वैल्यू हो सकती है, और ये आपको चार्ट देखने को मिलेगा, इसमें आप वैल्यूज़ देख सकते हो। अदरवाइज हर एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होगा। तो इसमें हमारा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो आपकी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में हो और आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, टोटल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, तो उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दो आपकी एसेंशियल कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। इसमें पहली कंडीशन है कि लाइट आपकी हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। ठीक है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये फिनोमेना आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा केस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I = C होगा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, I = C, R = 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कहता है कि जो मीडियम है, ये म्यू बी है और ये म्यू ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी और इसका म्यू ए हम लेते हैं। तो म्यू बी के साथ एंगल क्या है? C, और म्यू ए के साथ जो एयर वाला है उसके साथ एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला लाइन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका म्यू बी साइन सी हो जाएगा और यहाँ पे म्यू ए साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से भी हम स्नेल्स लॉ को लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा वे है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका जो एंगल है, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साथ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
म्यू बी साइन सी हो जाएगा, और ये साइन 91 तो म्यू बी अपॉन म्यू ए हो जाएगा 1/साइन सी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, लिखने का ढंग मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ते ऐसे हैं इसको, 1/साइन सी। तो म्यू कितना आ गया, 1/साइन सी। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, आपस में इनवर्स रिलेशन में रहते हैं। मतलब अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। मतलब बड़े थोड़े से एंगल पे ही वो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देगा। तो ये हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखेंगे, पर इससे पहले मैं एक टॉपिक और आपको करवाऊंगा, रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये माना जाता है कि जब सनराइज होता है तो आपको 2 मिनट पहले ही सन दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब सन आपका एक्चुअल में कहाँ दिखना चाहिए था, जब इस लाइन से ऊपर होता, लेकिन ये सन अभी नीचे है, फिर भी ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब आप एटमॉस्फेयर से बाहर हो तो आपकी लाइट स्ट्रेट चलेगी, यहाँ तक अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट सन से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड करती है, क्योंकि अपर सरफेस आपका रेयरर मीडियम का काम करता है और उससे नीचे वाला डेंसर का, फिर वो रेयरर बन जाता है अपने से नीचे वाले के लिए, और इससे नेक्स्ट में जब कंपेयर करेंगे तो ये रेयरर बन जाएगा और इससे नीचे वाला डेंसर, फिर कंपेयर करेंगे ऊपर और नीचे वाले को तो ये रेयरर और ये डेंसर। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ को जाते हो, अर्थ की तरफ जाते हो, आपका मीडियम डेंसर होता जाएगा, बढ़ती जाएगी उसकी डेंसिटी, इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है आपकी जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाएगी। और बेंडिंग की वजह से आपको लगेगा कि लाइट आपकी कैसी आ रही है, अगर मैं इसको बैकवर्ड मीट करता हूँ तो लाइट आपको कहाँ से आती दिखेगी, यहाँ से। ठीक है, आपको लगेगा कि सन राइज कर गया है, तो रेडिश कलर दिखता है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें हीट नहीं होती है। हीट क्यों नहीं होती, क्योंकि रेज एक्चुअल में तो आ ही नहीं रही हैं, वो तो आपको लाइट रेज हैं जो रिफ्रैक्ट होकर आपको ऑब्जर्व हो रही हैं। ठीक है, तो सन यहाँ पे है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें लगता है कि सन यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लगता है कि सन 2 मिनट पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअल में राइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही आपका सनसेट के टाइम पे भी होता है। जब सनसेट हो गया इस तरफ को तो लाइट उसकी रिफ्रैक्ट होकर आपकी तरफ को आती है, और आपको लगता है कि सन अभी ऊपर ही है, हवा में है। ठीक है, ऊपर मतलब सरफेस से ऊपर है, जो आपको ऑब्जर्व जहाँ तक आप देख सकते हो। ठीक है, हॉरिजन इसको वर्ड जाता है, हॉरिजन है ये, जहाँ तक आप उसको देख सकते हो। तो सन सेट हो चुका होता है लेकिन आपको वो ऊपर ही दिखाई देता है, अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो पेपर में अगर आपको पूछा जाता है कि वाई देयर इज अ अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो आपने इसका रीजन देना है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा अपने आप भी लिख सकते हो, 2 नंबर में एग्जाम में आता है, इसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब होता है कि डायमंड चमकता है। आपने देखा होगा कि डायमंड की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो चीज़ हम पसंद करते हैं उसके अंदर, वो है उसकी चमक। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी ऑब्जेक्ट का रहता है वो है डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। और अभी हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम, मतलब बड़े थोड़े से एंगल, जो कि इसका 24.4 डिग्री रहता है। तो ये कहता है कि अगर 24.4 डिग्री, जैसे कोई लाइट डायमंड में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद जैसे वो वापस आने लगेगी बाहर की तरफ को, तो वो क्या होगा, वो उसके कट्स ऐसे बने होते हैं डायमंड के कि वो उस पर जब इंसिडेंट करेगी वापस आने के लिए, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, अपने आप ही 24 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जनरल ज़्यादातर केसेस में अगर छोटा होगा तो वो लाइट तो बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर उससे बड़ा होगा तो उस केस में आपकी लाइट अंदर टकरा के घूमती रहेगी, डायमंड के अंदर ही घूमती रहेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि डायमंड चमक रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, उसके बाद आता है मिराज। मिराज आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसको हम इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन मतलब डेजर्ट में हमें हॉट समर डेज में क्या लगता है कि अगर किसी पेड़, अगर हमारे को कोई झाड़ी, बुश, छोटी छोटी बुश होती हैं डेजर्ट में, वो अगर हमें दूर से दिखाई देती हैं तो हमें लगता है कि उसकी शेडो नीचे की तरफ बनी हुई है। ठीक है, वो हमें उल्टा दिखाई देना शुरू हो जाता है दूर से, और उल्टा जब दिखना शुरू होता है तो हम सोचते हैं कोई चीज़ उल्टी क्यों दिखेगी, मतलब
सीधी पिक्चर भी दिखेगी और उल्टी भी दिखेगी। तो हमें पता है ना शेडो कब बनती है, जब उसके नीचे वाटर हो। ठीक है, वाटर की कंडीशन हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे पानी है और उस पानी के इल्यूजन की वजह से हम उस तरफ को चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न इन्होंने डायग्राम में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कहता है जो आपकी क्या जो सरफेस रहता है, जो ज़मीन जो आपके सरफेस पे एयर रहती है वो गर्म होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर की तरफ को जाते हो आपका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे सरफेस गर्म है वहाँ पे आपकी जो एयर है वो आपकी रेयरर काउंट होगी, क्योंकि गर्मी की वजह से आपके मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे और दूर दूर होने की वजह से वो रेयरर मीडियम को जनरेट करेंगे। और जो आपका टेम्परेचर जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जनरली हम कहेंगे कि डेंसिटी ऊपर की तरफ को थोड़े से लेयर तक, सरफेस के बहुत से कम हिस्से तक, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में सभी जगह ऐसा होता है, कंप्लीट एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, लेकिन थोड़े से रीजन में आपको लगेगा कि आपकी जो डेंसिटी है ऊपर की तरफ को बढ़ रही है। क्योंकि ये मेरी वो बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो मैंने आपको पहले समझाई कि आपकी डेंसिटी नीचे की तरफ को क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस केस में। लेकिन ये कहता है कि थोड़े से रीजन में कहीं आपके बिल्कुल सरफेस के पास डेंसिटी सरफेस की कम होती है और ऊपर की तरफ को जाते जाते वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमारी प्राइमरी कंडीशन की ऊपर की तरफ को हमने कहा कि डेंसिटी ज़्यादा और नीचे की तरफ को डेंसिटी कम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्राइमरी कंडीशन क्या है कि लाइट आपकी कहाँ से आनी चाहिए, आपकी आनी चाहिए डेंसर से रेयरर में। तो यहाँ हो रही है प्रूव। ठीक है, कि आपकी लाइट डेंसर से, पेड़ से, डेंसर से रेयरर की तरफ को आ रही है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती जाएगी हर पॉइंट पे, तो वो दूर दूर जाती रहेगी लाइट। और बेंड होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो आपकी लाइट आगे की तरफ को जाने के बजाय रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बैक होगी, आप यहाँ ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ खड़े हो, तो आपको लगेगा कि लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और आपको इसकी शेडो दिखाई देगी नीचे की तरफ को, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज तभी दिखती है जब आपको लगता है कि वहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, ये देखो ये लिखा है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉन्ड ऑफ वाटर। ठीक है, एक इंप्रेशन क्रिएट होगा कि यहाँ पे पॉन्ड ऑफ वाटर है, पानी है यहाँ पे, और हम उस तरफ को भागेंगे। तो इसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, इल्यूजन है, आपके आपको ऐसा एहसास होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको मिराज बोलते हैं, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रिज्म में 45 डिग्री पे आपको क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है प्रिज्म के केस में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आजकल हम सुनते भी हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स। आपने सुना होगा, जियो वाले भी ऐड करते हैं, एयरटेल वाले भी ऐड करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देखो जब आपका कोई सिग्नल चलता है तो वो लॉस होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई या कोई भी और रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जो फाइबर लाइन होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, और जो बाहर वाला जो उसकी सेकेंड लेयर होती है उसकी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कम लेते हैं, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और जो बाहर लेयर सेकेंड लेयर बनी होती है, जैसे आपकी लेयर लगी होती हैं एक के ऊपर एक, तो उसकी जो लेयर बनी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कम लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब लाइट आपकी इंसिडेंट करेगी हम उसको क्रिटिकल एंगल पे उससे ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट करेंगे, तो आपकी लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होती 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 आपके ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये होगा कि इसमें आपका जो फिनोमिना होगा ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको कहा कि 100% लाइट आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होते होते दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाएगी, और आपका जो एनर्जी कंजप्शन है वो जीरो रहेगा। तो दैट मीन्स आपका जो सिग्नल है वो एज इट इज़ हाई सिग्नल, जो आपका विदाउट लॉस आपके ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए फाइबर लाइंस आपकी क्या होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, और आप सिग्नल को ईजिली दूसरे स्टेशन पे पहुंचा सकते हो। एक और एग्जांपल इसका रहता है स्टेथोस्कोप। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर यूज़ करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए, तो उसके अंदर भी हम ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ करते हैं। हार्ट बीट, जो हार्ट का साउंड होता है वो आपका रिफ्लेक्ट बैक होता हुआ आपके कानों तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब उस केस में आपका जो हार्ट बीट है वो लॉस नहीं होती। जैसे एयर में आप हार्ट बीट सुनना चाहते हो किसी दूसरे की तो सुनाई नहीं देती, क्योंकि एयर में वो लॉस हो जाती है, जैसे हार्ट बीट की आवाज़ निकलती है। लेकिन स्टेथोस्कोप उसको विदाउट लॉस आपके कानों तक पहुंचाता है और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो।
और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप दिवाली के टाइम पे देखते हो पॉट्स आए होते हैं, ज़्यादातर चाइना मेड आते हैं। इसमें अंदर छोटा सा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और वो लाइट सारी की सारी वो ट्यूब्स में चली जाती हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप लगाई होती हैं। तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर का ही एक एग्जांपल है, ऑप्टिकल फाइबर लगी होती है ये, और आपकी लाइट नीचे से रिफ्लेक्ट होते हुए उसी के अंदर चमकती रहती हैं। ठीक है, और आप थोड़ी सी लाइट से भी क्या कर सकते हो, बहुत सारे डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल है, आप अपने बुक से पढ़ लेना।